कहानी की शुरुआत एक सड़क पर होती है। दो बड़ी बड़ी बस सी जो अपने रूट पर जा रही थीं। दोनों बसों में मोस्टली फीमेल स्टूडेंट्स थीं। सब अपने क्लास के लिए निकल रही होती थीं। उन्हीं लड़कियों में एक थी मित्सुको, शक्ल से बहुत प्यारी, शांत सी। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है, जैसे हर छोटी चीज को रिकॉर्ड करना उसकी आदत हो। उसकी फ्रेंड्स उसे देखकर छेड़ने लगती हैं, तुम हमेशा लिखती रहती हो, क्या मिलेगा ऐसे नोट्स बनाने से, थोड़ा एंजॉय भी तो करो जैसे सब कर रहे हैं। ये बोलते ही उसकी एक दोस्त मजाक में उसकी नोटबुक खींच लेती है। नोटबुक खींचते हुए उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको पेन उठाने के लिए झुकती है और बस वही पल था जो उसकी जिंदगी बदल देता है। अचानक हवा का एक शक्तिशाली झोंका आता है, लेकिन ये आम हवा नहीं थी। वो इतनी तेज और खतरनाक थी कि दोनों बसों और अंदर बैठे सारी लड़कियों को आधे से काट देती है। अगले ही सेकंड हर तरफ सिर्फ बॉडीज के टुकड़े, खून और चीखने की आवाजें। मित्सुको धड़कते दिल के साथ ऊपर उठती है और समझ ही नहीं पाती कि उसके आसपास क्या हो गया। उसकी आंखें फट जाती हैं, सब खत्म हो चुका था। वो सिर्फ इसलिए बच गई थी क्योंकि उस वक्त वो अपना पेन उठाने के लिए झुकी हुई थी। ये सब देखते ही वो कांपने लगती है और बिना सोचे समझे बस से कूद कर सड़क पर दौड़ने लगती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि उन सबको काटने वाली कोई तलवार या मशीन नहीं, बल्कि खुद हवा थी। अब हवा सिर्फ बसेस तक सीमित नहीं रही थी, अब उसने मित्सुको का पीछा करना शुरू कर दिया। मित्सुको ये देखकर कांप जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक धीमी सी चीख निकलती है और वो जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग पड़ती है। दौड़ते दौड़ते उसके सामने रोड पर 4 लड़कियां और आ जाती हैं। घबराहट में वो जोर से चिल्लाती नीचे झुकें, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड हवा का वो तेज झोंका उनके शरीर को बीच से काट कर निकल जाता है। खून के दाग और लड़कियों की चीख, सब कुछ पल भर में खामोशी में बदल जाता है। लेकिन उस पल उसने एक लड़की को नीचे करके बचा लिया। दोनों दौड़ते हैं, पर अगले ही मोड़ पर कुछ और साइकिलिंग कर रही लड़कियां सामने आ जाती हैं। मित्सुको उन्हें बचाने के लिए हाथ हिलाती है, चीख कर रोकती है, रुको, जल्दी साइड में हो जाओ। लेकिन उस अदृश्य हवा ने उन्हें भी छोड़ा नहीं। एक ही पल में उनके शरीर टुकड़ों में टूट जाता है। और सबसे बुरा तो तब होता है जब उस लड़की को, जिसे अभी अभी उसने मौत से खींच कर निकाला था, वो भी उसी हवा का शिकार बन जाती है। उसकी चीख हवाओं में गूंजती है और फिर सब खत्म। मित्सुको बेहद डरा हुआ चेहरा लेकर इधर उधर भागती है, बिना जाने कहां जा रही है। आगे जाकर वो एक नदी के पास पहुंचती है और जैसे ही उसकी नजर पानी की सतह पर पड़ती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। नदी में ऑलरेडी लाशों का ढेर था। हर तरफ आधे कटे हुए जिस्म, खून से लाल पानी, सब कुछ इतना खौफनाक था कि लगता था जैसे मौत यहां देर से इंतजार कर रही हो। और तब मित्सुको को समझ आता है, ये जो भी है, जो भी अदृश्य चीज है, वो कोई इंसान या जानवर नहीं, बल्कि हवा खुद है। लाशों के बीच से गुजरते हुए मित्सुको ने एक डेड बॉडी के कपड़े उठाए और अपना यूनिफॉर्म बदल लिया। अगले सीन में मित्सुको थक कर चलती चलती एक स्कूल बिल्डिंग तक पहुंचती है। बाहर कोर्टयार्ड में बहुत सारी लड़कियां थीं, सब एक जैसे नए यूनिफॉर्म्स में। उनका ड्रेस मित्सुको के यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग था। मित्सुको की आंखों में कंफ्यूजन और भी गहरा हो गया। मैं यहां कैसे आ गई? ये कौन सा स्कूल है? तभी एक लड़की उसके पास आती है। उसके चेहरे पे मुस्कान थी, जैसे वो मित्सुको को पहचान गई हो। उसने प्यार से पूछा, तुम ठीक हो ना? मित्सुको उसकी तरफ देखती रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसी लग रही थी। लेकिन सब इतना उल्टा पुल्टा चल रहा था कि मित्सुको ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या मैं सपना देख रही हूं? उसकी आवाज में कंपल्शन और डर दोनों था। उसके चेहरे पे अभी भी उस बस का खून, उस हवा का खौफ और लाशों के दृश्य चिपके हुए थे। वो लड़की उसका हाथ पकड़ के मुस्कुराई और यहीं पे हमें पहली बार एहसास होता है कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड के बीच एक नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं, बल्कि एक गहरा प्यार भी था। इसी पल हवा का एक और झोंका आया। पूरी बिल्डिंग का माहौल बदल गया। मित्सुको का दिल कांप उठा। वो बिना कुछ सोचे सीधे बिल्डिंग के अंदर भाग गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड वहीं खड़ी रही, कंफ्यूज्ड, डर और चिंता दोनों उसके चेहरे पर। वो जोर से पूछती है, मित्सुको, तुम इतना कांप क्यों रही हो? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? और मित्सुको बस सनी आंखों से उसकी तरफ देखती रही, जैसे उसके पास जवाब ही ना हो। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने हैरान होकर पूछा, तुम इतनी ज्यादा डर क्यों रही हो? तुम्हें हो क्या गया है? तब मित्सुको ने सांस भरी और सब कुछ उसे बता दिया। कैसे एक हवा का झोंका आया था और उसके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को बीच से काट कर निकल गया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले गई। उसका हाथ बाहर निकाल कर बोली,
देखो, ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। मित्सुको का दिल थोड़ा शांत हुआ। उसे लगा शायद ये सब उसका ख्वाब ही हो सकता है। थोड़ी देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपनी 2 और फ्रेंड्स को बुलाया और चारों ने प्लान बनाया कि क्लास को बंक करके वहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलने वाली थीं, तभी उनकी टीचर सामने आ गईं। उन्होंने चारों को देख लिया। टीचर के समझने से पहले ही वो सब भाग गए। भागते भागते वो एक लेक के पास आ गए। यहाँ मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड ने अपनी दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बता दिया। तब उनमें से एक लड़की बोली, हो सकता है ये सच हो, जैसे एक मिरर वर्ल्ड होती है जहां सब कुछ इस दुनिया के उल्टा होता है। ये कहकर उसने एक पत्थर लेक में फेंका और मुस्कुराते हुए बोली, देखो, मैंने यहाँ पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। बस इतना कहना था कि अचानक उस लेक में से एक बड़ा सा क्रोकोडाइल निकल आया। उसने उनमें से एक लड़की को पकड़कर खा लिया। बाकी लड़कियां शौक में चीख उठीं। देखा, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो दूसरी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में कभी नहीं हो सकता। मतलब उस दुनिया में उस लड़की को क्रोकोडाइल ने खाया है, और यहाँ देखो, ये बिल्कुल सेफ है। तभी लेक के पास एक बेड नजर आता है। ये चारों लड़कियां उस बेड के पास जाती हैं और तकिया उठाकर मजाक मजाक में खेलने लगती हैं। दूर से 2 लड़कियां उन्हें देख रही होती हैं। उनमें से एक ब्राइडल ड्रेस में होती है, क्योंकि दोनों लड़कियां एक दूसरे से शादी कर चुकी थीं। इस वक्त एक दोस्त बोलती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। फिर सब वापस अपने स्कूल आती हैं और अगला लेक्चर लेने के लिए क्लास में बैठ जाती हैं। लेकिन तभी मित्सुको नोटिस करती है, उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायरिंग करने लगती है और ऊपर देखती है। उसकी क्लास की सारी लड़कियां मार दी गई होती हैं और फिर से वही होता है जैसे पहले उसके ड्रीम्स में हुआ था। वो बच जाती है। मित्सुको की टीचर उसके पास आती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की? तुम्हारा भी मरना तय है। तभी 2 और लड़कियां वहां आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर स्कूल से बाहर ले जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक और टीचर वहां आती है और दोनों लड़कियों को भी मार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स बचे थे, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सारी टीचर्स उन पर फायरिंग करना शुरू कर देती हैं। फायरिंग के बीच जैसे ही लड़कियां बाहर निकलती हैं, वही हवा फिर उन्हें काट देती है। अब मित्सुको फिर से अकेली रह जाती है। डर से भागते भागते वो क्राउड एरिया से निकलती है और पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है। वहां जाकर वो सब कुछ बताने लगती है कि क्या हो रहा है और कैसे सारी दुनिया उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए खतरे में है। उसकी बात सुनते ही पुलिस वाली लड़की मित्सुको से कहती है, लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं ना? फिर वो एक मिरर मित्सुको के सामने रख देती है। जैसे ही मित्सुको उस मिरर में देखती है, वो खुद को बिल्कुल बदला हुआ पाती है। लोग अब उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे होते हैं। यही सीन रिवील करता है कि मित्सुको की शादी होने वाली है। पुलिस ऑफिसर उसे शादी के लिए लेकर जाती है और आसपास खड़े लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। जब ये सब लोग उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं, मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहां मौजूद होती है। मित्सुको हैरानी से उससे पूछती है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? उसकी फ्रेंड शांतिपूर्ण अंदाज में कहती है, अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं। बस जैसे मैं कहूं तुम वैसा ही करो। और फिर उसकी फ्रेंड मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और आगे बढ़ने को कहती है। जैसे ही मित्सुको अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है, वहां की सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, उसके कॉन्फिडेंस को चैलेंज करते हुए। ये देखकर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सब लड़कियों को मारना शुरू कर देती है। उसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है, उसके ग्रूम की जगह एक बड़ा सा ताबूत खड़ा होता है। ताबूत खोलते ही एक बड़ा पिग बाहर निकलता है। मित्सुको उसे देखकर बहुत डर जाती है और तुरंत एक टूटी हुई बॉटल का टुकड़ा उठाकर उस पर अटैक कर देती है। फिर मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर निकलती हैं। गेट पर 2 लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर रास्ते से हटा देती है। मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही होती है, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। आगे जाकर वो एक और मिरर में खुद को देखती है और एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। जहां मित्सुको खड़ी होती है, वही रेस हो रही होती है। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही? जैसे ही मित्सुको भागना स्टार्ट करती है, उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी फील होती है। उसे लगता है जैसे पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। अब वो रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है।
रेस के दौरान उसे अपने डेड फ्रेंड्स नजर आते हैं जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मार दिए गए थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसके पास आती है और दोनों मिलकर नोटिस करती हैं वही पिग और वो औरतें जो चर्च में उन्हें रोक रही थीं अब सब उनकी तरफ आ रही थीं। भागते वक्त कुछ लड़कियां मित्सुको से कहती हैं, इस दुनिया से बाहर चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पहुंच जाती है। वहां कुछ स्टूडेंट्स नजर आते हैं जो अपना यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं। वो सब लड़कियां मित्सुको से कहती हैं, हम सब मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां आकर एक लड़की को मार देती है और तुरंत मित्सुको को वहां से भगा लेती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जोर से मित्सुको का नाम पुकारती है और मित्सुको भी अपना नाम जोर से लेने लगती है। इसके साथ ही मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ दिखाकर कहती है, प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींचो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। मित्सुको डर रही होती है कि कहीं वायर खींचने से उसकी बेस्ट फ्रेंड की जान न चली जाए, लेकिन क्योंकि मित्सुको अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती है वो हेजिटेट करती है। फिर भी जब बेस्ट फ्रेंड उस पर फोर्स करती है मित्सुको वायर खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है और उसी वक्त मित्सुको को एक गेट नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर निकलते ही मित्सुको देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ गई है। वहां हर जगह उसके पोस्टर्स लगे हुए थे। एक पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है, तुम फ्यूचर में हो। ये सुनकर मित्सुको का सिर घूम जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसका होश वापस आता है वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो एक गेम खेल रहा होता है और उस गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी अभी बनी है। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी बोलता है, मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूं जो तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूं। तुम तो पहले ही मर गई थी लेकिन मैंने ही तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें दोबारा बनाया। ये सुनकर मित्सुको को समझ आता है कि ये सिर्फ एक गेम है और याद रहे वो अभी भी अपनी असली दुनिया में जा सकती है। तभी एक और आदमी आता है ए और मित्सुको को अपने पास बुलाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मित्सुको को अपनी लास्ट लेवल कंप्लीट करनी होगी। मित्सुको आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे अपने दोस्त की बात याद आती है, अगर हम ये दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। इसी बात के साथ मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है और जोर से कहती है, बस करो, हमारे साथ खेलना बंद करो। फिर मित्सुको उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसा देती है जिसकी वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और यहीं हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको कुछ ऐसा कर सकती थी। इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से बदल जाती है। गेम में मित्सुको तो मर चुकी थी लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वो सब गेम का हिस्सा नहीं रहे। नेक्स्ट सीन में मित्सुको को बर्फ से ढकी हुई जगह पर ले जाते हुए दिखाया जाता है। अब वो पूरी तरह अपनी रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली सस्पेंस से भरी हुई कहानी यहीं खत्म हो जाती है।